तो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की जो पावर्स हैं वो इक्वलेंट होती है। जितनी सजा देने का अधिकार सेशन जज को है उतनी सजा देने का अधिकार एडिशनल सेशन जज को भी। 1973 का जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके आने से पहले असिस्टेंट सेशन जज की भी एक कोड हुआ करती थी, वो अब खत्म कर दी है। सेशन जज के बाद फिर हमारा जो नंबर आता है नेक्स्ट कोड लॉ साइड है, वो है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और उसी में एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो कैडर है वो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो आप देख रहे हैं इसमें सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसमें चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और इन्होंने एक जगह कर दिया चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये सब फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होते ही हैं, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं। और इसके बाद एक कैटेगरी आती है हमारी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की, लेकिन अब वो एक तरह डिफॉल्ट है क्योंकि हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कहीं और हाई कोर्ट ने किसी को एम्पावर नहीं किया हुआ। कभी कभी तहसीलदार वगैरह को जो है अपॉइंट कर देते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होती है। अब ये देखें कि सेशन जज जो है वो नॉर्मली वो केसेस सुनते हैं जो कि सेशन ट्रायल उनको कमिट किया जाता है। आप लोगों ने सीआरपीसी पढ़ी होगी, उसमें दिया हुआ है कि भाई कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जो कि मैजिस्ट्रेट ट्रायल है और कौन कौन से ऐसे हैं जो कि सेशन ट्रायल। तो जो सेशन ट्रायल केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि जब चार्जशीट दाखिल होती है तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद मैजिस्ट्रेट देखता है इस बात के लिए कि भाई ये मुकदमा मैजिस्ट्रेट ट्रायल होगा या सेशन ट्रायल है। अगर वो मुकदमा सेशन ट्रायल है तो उनको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है मैजिस्ट्रेट को, जैसे कि केस डायरी, आप लोगों ने केस डायरी का नाम सुना? केस डायरी नहीं सुना? केस डायरी वो होती है जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जिस डायरी में लिखता है, गवाह के बयान लिखेगा, जनरल डायरी की नकल करेगा, एफआईआर की नकल करेगा, पोस्टमार्टम की नकल करेगा, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको केस डायरी में एंटर करेगा, वो केस डायरी होती है। तो केस डायरी जो है जब कोर्ट में दाखिल होती है तो मैजिस्ट्रेट का सबसे पहला काम ये सेशन ट्रायल केसेस में कि उस केस डायरी के जो एविडेंस एक्यूज के खिलाफ पढ़ी जानी है उसकी कॉपी उसको एक्यूज को दें, और इस फॉर्मेलिटी की पूरी करने के बाद फिर जो है वो केस को सेशन कमिट कर देंगे, कहते हैं सेशन ट्रायल कमिट होता है। देन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेशन जज स्टार्ट्स। वो अपना उसको सेशन ट्रायल का प्रोसीजर सीआरपीसी में अलग से दिया हुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैजिस्ट्रेट लेवल पर हमारे पास समन्स ट्रायल होता है, समिट ट्रायल होता है और वारंट ट्रायल होता है, और सेशन लेवल पर हमारे पास सेशन ट्रायल, इन सबका प्रोसीजर अलग अलग किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ मैजिस्ट्रेट ट्रायल केसेस का, सेशन ट्रायल केसेस। अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो एक होता है, उसका काम क्या है कि वो बाकी जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसमें बढ़ का डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि साथ थाना सतर का मुकदमा इनका ट्रायल होगा, आर्म्स एक्ट के वर्ग में यहाँ जाएंगे, एक्साइज एक्ट पे यहाँ जाएंगे, और यहाँ जितने भी टाइप के केसेस हैं वो सब वो अलग अलग उनको दे देंगे। फिर उस थाने की जो भी चार्जशीट होगी वो फिर उसी कोर्ट में जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सीजीएम को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट से किसी भी केस को अपने आप रिकॉल कर सकता है और खुद ट्रायल कर सकता है, या एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। यह सीजीएम की पावर। इसके साथ ही एक कोर्ट और होती है स्पेशल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, वो भी इक्विवेलेंट होते हैं सीजीएम के, लेकिन स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जुरिडिक्शन स्पेशल जुरिडिक्शन होता है, इन द सेंस कस्टम एक्ट के ऊपर जो होते हैं, मतलब उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है कि स्पेशल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन किस किस एक्ट के मुकदमों पर होगा।
उन मुकदमों की जो चार्जशीट है वो स्पेशल सीजन का है, एक वो स्पेशल सीजन की भी हुई। अब हम आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में। तो जैसा मैंने बताया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में फर्स्ट क्लास सिविल मैजिस्ट्रेट होता है और उनका जुरिसडिक्शन भी जो है वो सीजेएम तय करते हैं कौन सा मुकदमा कौन से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सुनेंगे। और हमारे पास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अलावा एक आपको सुना था एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी होते हैं। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होते हैं उनका जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है वो सीआरपीसी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि बहुत सुना होगा कहते हुए 107 का मुकदमा यानी शांति भंग का अंदेशा जहाँ होता है वहाँ गिरफ्तार करके और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देते हैं। या जमीन का झगड़ा है, मान लिया कि प्रॉपर्टी का झगड़ा है, शांति भंग का अंदेशा है, तो 145 सीआरपीसी में उसको वो अटैचमेंट कर देते हैं। इस तरह के जो केस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हमारे सुनते हैं। इधर क्लियर? अब तक का सेटअप समझ में आ गया आपके? नहीं है क्या? हमारे पास सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, स्पेशल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। एक और मैजिस्ट्रेट भी होते हैं जो कि बहुत कम है, उनको होते हैं कैनाल मैजिस्ट्रेट। तो कैनाल एक्ट के जो मुकदमे होते हैं, जैसे कि आपने देखा गाँव में बहुत से लोग नहर का पानी काट लेते हैं और अपना खेत में लगा दिया, तो वो कैनाल मैजिस्ट्रेट का ट्रायल होता है। पेट्रोल वगैरह जो होते हैं वो अपना उसको चेकिंग करते हैं, तो वो कैनाल मैजिस्ट्रेट का होता है और उसमें वो फाइन करने का उनको राइट है, तो फाइन करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सिविल साइड। सिविल साइड में सबसे पहले हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, इन दोनों की पावर्स में कोई अंतर नहीं है, दोनों की पावर्स बराबर। इसके बाद हमारे पास नीचे के लेवल पर हो जाती है सिविल जज, सीनियर डिवीजन। इसमें एडिशनल सिविल जज भी होते हैं, एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन भी होते हैं और उसके बाद आता है हमारे पास सिविल जज जूनियर डिवीजन। जब आप लोग मुंसफी का एग्जाम दे रहे हैं पीसीएस देगा तो आपकी पोस्टिंग पहले जो है सिविल जज सीनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन होगी और आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी, मतलब दोनों पावर्स भी दे सकती है पूछा है था कि आप सिविल काम भी करेंगे क्रिमिनल भी करेंगे। तो आप क्या कहलाएंगे? सिविल जज सीनियर डिवीजन और ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब इनका हम देखते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन। अच्छा, एक मैं बताना भूल गया था उसी सिलसिले में, क्रिमिनल वाले जो है कि ग्राम न्यायालय अभी 2008 में एक्ट बना था, आप लोग समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है और उसमें उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स कहाँ कहाँ ग्राम न्यायालय होंगे उनको नोटिफाई करेंगे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट बहुत तेजी से सुपरवाइज कर रही है किस किस स्टेट में ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई है नहीं हुई। तो हमारे यूपी में अभी तक 110 ग्राम न्यायालय स्थापित हुए हैं, लेकिन अभी उसमें पोस्टिंग होना बाकी है, क्योंकि अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने यह कहा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं हमारे, इन्हीं को पोस्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें कोई भी व्यक्ति जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होने का कैपेबल है उसकी पोस्टिंग भी वो ग्राम न्यायालय में कर सकते हैं और वो कहलाते हैं न्यायाधिकारी। तो हमारे यहाँ अभी यूपी में कोर्स क्लियर कर दी है, लेकिन अभी पोस्टिंग नहीं हुई है। और ये आप समझ लीजिए कि जो पोस्टिंग हो जाएगी जब, इसके बाद जो मुकदमे ग्राम न्यायालय में ट्राई होने चाहिए वो कहीं दूसरी जगह ट्रायल नहीं होगा, उनका ट्रायल वही होगा। इसलिए आप लोग ये ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 इसको आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसमें फुल्ली डिफाइंड है कि अच्छा वो सिविल केसेस भी करेंगे, क्रिमिनल केसेस भी करेंगे। एक तरह से वो गवर्नमेंट का तो ये है न्यायालय जो है वो द्वार तक होना चाहिए। उसके पीछे एक प्रयास ये है कि भाई गांव में हम न्याय पंचायत के स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर कोर्स बना दें ताकि लोगों को जिले में न भागना पड़े। समझ गया हमने? अब डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, सिविल जज सीनियर डिवीजन हो गए, सिविल जज जूनियर डिवीजन हो गए। अब आप इसका
जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमसे पूछा गया था इंटरव्यू में सवाल, हम नहीं जवाब दे पाए, होते नहीं, वो बात आपको बताते हैं कि सिविल कोर्ट्स का जो ओरिजिन है, क्रिएशन है, वो किस एक्ट के अंतर्गत होगा। तो बहुत से लोगों को नहीं पता कि 20 साल में, परसों मैंने एक एडवोकेट ने 20-25 साल की उनकी स्टैंडिंग है, मैंने उनसे पूछा अच्छा बताओ सिविल कोड का जो क्रिएशन है वो कौन से एक्ट से होगा। तो वो बहुत सोचते थे, मुझे सब पता नहीं। तो आप समझ लीजिए, ये क्रिएशन होता है, एक्ट का नाम है, आप लोग नोट करना चाहे कर दीजिए क्योंकि ये आप लोगों को पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। इसका नाम है बंगाल आगरा आसाम सिविल कोड्स एक्ट, और ये जानते कब का? 1887 में ये हुआ था, वो आज तक चल रहा है। इसका नाम है बंगाल आगरा आसाम सिविल कोड्स एक्ट। इसमें दिया हुआ है कि जिले में एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, सिविल जज होंगे, और आपके ये सिविल जज जूनियर डिवीजन हो। तो ये हमारा क्रिएशन का हुआ कि भाई ये हमारी कोर्ट कहां से क्रिएट हुई। अब जैसा मैं आपसे कह रहा था कि अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास किस कोर्ट का पेक्यूलियरी ज्यूरिडिक्शन क्या है। देखिए ज्यूरिडिक्शन कई तरह के होते हैं, एक टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होता है, एक पेक्यूलियर ज्यूरिडिक्शन होता है। तो पेक्यूलियरी में ये आता है कि कितने वैल्यूएशन तक के मुकदमे किस कोर्ट में चले, और टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन वो होता है जो कि उस कोर्ट को क्रिएट करते समय गवर्नमेंट ले डाउन करती है कि भाई इनका ज्यूरिडिक्शन यहाँ यहाँ यहाँ, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए सिविल जज जूनियर डिवीजन जो है, इसमें जो नए पोस्टिंग होती है फ्रेश, उनका ज्यूरिडिक्शन जो है वो 1 लाख तक की वैल्यूएशन के जो मुकदमे होते हैं उसको सुनने का। आपने जैसे मान लीजिए डिक्लेरेशन टू फाइल किया, या रिकवरी ऑफ पोजेशन का, या कैंसिलेशन और सेल डीड का आपने टू फाइल किया, तो उसमें वैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा एज पर दी मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो 1 लाख तक की अगर है तो आप उसको उस कोर्ट में इंस्टीट्यूट करेंगे। इसी में एक जगह की रिसेंटली हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन जारी किया कि भाई जिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को 3 साल हो चुके, थोड़ा सीनियर हो गए, तो उनकी कोर्ट में 5 लाख रुपए की कीमत तक के मुकदमे दायर हो सकते हैं। ये डिफ्रेंसिएशन उन्होंने किया सीनियरिटी जूनियरिटी का। तो 5 लाख तक के मुकदमे आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन का दायर करेंगे, ये इनका ज्यूरिडिक्शन। इसके बाद अब आप देखें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन का ज्यूरिडिक्शन अनलिमिटेड है, यानी 10 करोड़ का मुकदमा अगर है तो भी सिविल जज सीनियर डिवीजन क्या होगा, 1 करोड़ का तब भी होगा, और 50 लाख का तब भी। तो ये हमारे सिविल जज सीनियर डिवीजन का ज्यूरिडिक्शन हुआ। अब ये मान लीजिए सिविल जज जूनियर डिवीजन ने कोई मुकदमा डिसाइड किया, तो इसमें 2 स्थितियां होती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि आप इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जो बीच में इंटरिम ऑर्डर से होते हैं उसके खिलाफ आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अपील तो फाइनल जजमेंट के खिलाफ होती है। तो रिवीजन जो है वो आपका इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का होता है, और वो 115 सीपीसी का धारा 115 जो है उसमें रिवीजन होते हैं। उस रिवीजन के लिए उन्होंने क्या किया कि पहले डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ का ज्यूरिडिक्शन बहुत लिमिटेड था, लेकिन हाईकोर्ट में पेंडेंसी बहुत हो गई, तो उन्होंने
रिवीजन की सुनवाई का जो अख्तियार है 5 लाख तक के रिवीजन से उन्होंने कहा कि जिससे यहाँ सुनी जाए। पहले ये बहुत मेरे ख्याल से 50,000 या 1 लाख के करीब था, लेकिन 1 लाख से ऊपर का अगर रिवीजन होता तो लोग हाई कोर्ट जाते थे। तो हाई कोर्ट में तो फिर वो फाइल पड़ी रहती है, इतना रश ओवर कितना है। तो उन्होंने उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिडिक्शन बढ़ा करके कह दिया कि रिवीजन 5 लाख तक के जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज का सुने। इसी तरह अपील, पहले अपील जो सिविल अपील होती थी, सिविल जज जूनियर डिवीजन या सिविल जज सीनियर डिवीजन के जजमेंट्स की अपील जो है उसकी वैल्यूएशन उन्होंने पहले कम की और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज क्या कर दिया, उसकी वैल्यूएशन 25 लाख से थी कि जिस सूट का वैल्यूएशन 25 लाख तक है उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ लाई करेगी और डिस्ट्रिक्ट तय करेगी। फिर डिस्ट्रिक्ट के यहाँ से जब डिसाइड हो जाता तो फिर सेकेंड अपील हाई कोर्ट में लाई करती है, आप बाद में देखेंगे उसको। तो ये हमारा रिवीजन और अपील का हमारा और एक कोड में आपको और बताऊं, आप लोगों ने कभी जज खफीफा का नाम सुना? नहीं सुना। जज खफीफा, खफीफा कहते हैं स्मॉल पेटी केसेस, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स, स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स। और इसका क्रिएशन जो है एक बिल्कुल अलग एक्ट है जिसके अंतर्गत होता है, उस एक्ट का नाम है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट। लिख लीजिए आप, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट, और ये भी 1887 का है। अब आप सोचेंगे कि स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट में कौन से करने जाते हैं? आपने देखा हुआ किराएदार मकान मालिक के झगड़े जो होते हैं वो सारे केसेस जो है क्या वो जब स्मॉल कोर्ट जेएससीसी कह रहा था। आप कुछ कचहरी जाओगे जेएससीसी कह रहा होगा, वकील हो चाहे मुंशी हो गएगा सब जेएससीसी में दाखिल होगा। तो वो जेएससीसी का शॉर्ट फॉर्म फॉर जज स्मॉल कोर्ट। अब इसका जुरिडिक्शन देखिए क्या है। इसमें एक बात आ रही है, जेएससीसी इंडिपेंडेंट कोर्ट है लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे लेवल की होती है, ऑलमोस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन के रैंक की होती है। लेकिन इसमें जो सीनियर मोस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन जिले का होगा उसको पोस्ट किया जाता है। इसमें जो रेंट इजेक्टमेंट के केसेस है, भाई किसी ने किराएदार को बेदखली का नोटिस दिया, इजेक्टमेंट का नोटिस दिया 1 महीने का जैसे, और उसके बाद उसने पेमेंट नहीं किया या फॉर्म का होगा रीजन, जब सूट फाइल करेगा तो वो 1 लाख रुपए तक की अगर वैल्यूएशन है तो उसका जुरिडिक्शन जेएससीसी कोर्ट को दिया गया रेंट कंट्रोल में। और अगर मान लीजिए एक सिंपल मनी सूट है, जैसे कि आपने किसी ने उधार ले लिया, प्रोविजनरी नोट और रिसीट एग्जीक्यूट कर दी, उसके बेसिस पर वो अपना वसूली का दावा करता है, उसका जुरिडिक्शन 25,000 रुपये करता है। जेएससीसी में भी 2 तरह की वैल्यूएशन है कि जहां मनी सूट है सिंपल वहां 25,000, और जहां रेंट कंट्रोल का है या और करने इस तरह के जुरिडिक्शन का है उसमें 1 लाख की वैल्यूएशन है। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली यूपी ने एक रेंट कंट्रोल एक्ट अभी 2021 में नया पारित किया। उसमें अब किराएदार के और मकान मालिक के जितने मुकदमे सब उस कोर्ट में दाखिल होंगे। तो इस तरह से जीएससी का जुरिडिक्शन बहुत कम हो जाएगा, वहां पर केवल मनी सूट रह जाएंगे। और लाइसेंस और लाइसेंसी के जो केसेस होते हैं, जैसे कहते हैं लाइसेंसी मैंने आपको परमिशन दे दी रही है आप मेरे मकान में, और लाइसेंस फी मैंने आपको कह दिया मुझे 2,000 रुपये महीने देते रही है, तो वो लाइसेंस फी का जो मुकदमा है वो जेएससीसी में दाखिल होगा, तो जिसका जुरिडिक्शन जो है वो मनी सूट है तो उसका जुरिडिक्शन 25,000 है। ठीक है, तो ये जेएससीसी जो है इसका जो क्रिएशन है मैंने बताया तो ये प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट के अंतर्गत होगा। अब जुरिडिक्शन
टाइम पर बढ़ता रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिविल जज की अपील का जुडिक्शन जस्टिस का बढ़ाया, या JSCC का जैसे 500 रुपये था पहले, अब वो 25,000 और 1 लाख कर दिया। तो ये जो एनाउंसमेंट होता है पेक्यूलियर जुडिक्शन या जो भी है, इसके लिए सिविल लॉज अमेंडमेंट एक्ट आता है। और सिविल लॉज अमेंडमेंट एक्ट में जितने भी सिविल के एक्ट हैं जिसमें जो अमेंडमेंट करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो इसमें जो है शामिल कर देते हैं। जैसे कि CPC में अमेंडमेंट करना हुआ, JSCC में अमेंडमेंट करना हुआ, प्रोविंशियल स्मॉल क्लास कोड में, या बंगाल आगरा आसाम एक्ट में संशोधन करना हुआ, तो ये हमारे ये सिविल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास होता है, उसमें दिया रहता है कि भाई ये जुरिडिक्शन हमारा एनहांस कर गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जुरिडिक्शन का एनहांसमेंट वो किस तरह होता है, वो इसका तरीका ही है कि भाई आप अपना सिविल लॉ अमेंडमेंट एक्ट उठा के देखिए और ये सब कहाँ मिलेगा आपको। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लखनऊ लॉ टाइम्स आपकी लाइब्रेरी में आता है, कभी कभी जाकर देखा करिए उसको। लखनऊ लॉ टाइम्स में आपको सारे नए एक्ट जितने भी आते हैं, जितने ऑर्डिनेंस आते हैं, जितने नोटिफिकेशन आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, वो सब जो है आपको लखनऊ लॉ टाइम्स में मिलेंगे। यही आपको एक बात और बता दें कि बहुत से एक्ट ऐसे होते हैं जो कि पास हो गए, लेकिन उसमें एक क्लॉज रहता है कि दिस एक्ट विल कम इनटू फोर्स व्हेन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब वो नोटिफिकेशन आपको कहां मिलेगा? अखबारों में नहीं मिलेगा, आपको कोई नहीं छापता उसको, वो आपको मिलेगा लखनऊ लॉ टाइम्स में, या इलाहाबाद लॉ टाइम्स भी आते हैं, इलाहाबाद लॉ टाइम्स भी है, लेकिन लखनऊ लॉ टाइम्स अपडेट रहता है बिल्कुल। उसमें दिया रहेगा नोटिफिकेशन यूपी गवर्नमेंट का जैसे तो या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उस नोटिफिकेशन अंडर जैसे पहले अभी आपने के रेवेन्यू का रेवेन्यू कोड, रेवेन्यू कोड जो है 2006 का है, लेकिन वो लागू नहीं हुआ क्योंकि नोटिफिकेशन उसका हुआ ही। तो जब नोटिफिकेशन हुआ मेरे ख्याल से 2016 में हुआ, कब हुआ रेवेन्यू कोड का, आप समझिए एक्ट बन गया 2006 में और नोटिफिकेशन हुआ 8 साल बाद 10 साल बाद। ये आपको देखना पड़ेगा कि जो एक्ट, कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो फौरन लागू हो जाते हैं ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द गजट, लेकिन कुछ एक्ट ऐसे होते हैं या कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो कि बाद में नोटिफिकेशन के द्वारा अमल में लाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने आर्बिट्रेशन एक्ट का नाम सुना, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 का। इसमें अभी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया, बहुत सारे अमेंडमेंट है, 2019 का ये शायद 2019 का है, तो उसमें बहुत सारे प्रोविजन थे, सब हल्ला मच गया, अमेंडमेंट हो गया। मैं भी एक आर्बिट्रेशन का केस कर रहा था, तो वो 20 साल करने के साथ भी अमेंडमेंट आ गया। नहीं, ये तो अमेंडमेंट तो आ गया, लेकिन नोटिफिकेशन को दिखाओ इसका नोटिफिकेशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया। इसका नोटिस उसमें लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। मुझे पता था, फिर मैंने कहा आप तलाश करके लाइए, मैंने डेट करा, फिर आए, बोले तो हमें तो नहीं मिला कहीं, मैंने उनको दिखाया। आप देखिए जो अमेंडमेंट था उसके उन्होंने उस नोटिफिकेशन में केवल कुछ प्रोविजंस को लागू किया, पूरा अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं हुआ उसका, कुछ प्रोविजंस को नोटिफाई किया। इसका मतलब है केवल वही प्रोविजंस एप्लीकेबल हुए, बाकी छोड़ दिए गए, भविष्य में जब कभी उसका नोटिफिकेशन होगा तब लागू होंगे। आप देखिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, और सवाल ये था कि नोटिफिकेशन कब हुआ,
इसलिए आप लोगों को ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि हम जो अमेंडमेंट आया है वो अमेंडमेंट एक्ट हमारा फौरन लागू हुआ, या उसमें ये लिखा है कि फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। और अगर नोटिफिकेशन है तो फिर आपको तलाश करना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन का। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, ग्राम न्यायालय 2008 में एक्ट बन गया और उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट विल नोटिफाई द ग्राम न्यायालय इन देयर स्टेट। अब वो नोटिफिकेशन 2008 के बाद अब ये देखिए कि अभी जो देख रहे थे शायद अभी एक साल पहले यूपी गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया। 2008 में जो एक्ट बन गया उसके अंतर्गत जो हमारे ग्राम न्यायालय स्टैब्लिश हुए हैं यूपी में, वो अभी 2020 में या 2019 में स्टैब्लिश हुए। इसलिए मैं आप लोगों से जो इंसिस्ट करता हूँ ना कि लाइब्रेरी बैठा होगा। अगर आपकी क्लास खाली है तो लाइब्रेरी जाइए, रूलिंग्स पढ़िए, लखनऊ लॉ टाइम्स पढ़िए। लखनऊ लॉ टाइम्स आपको मिलेगा। आप जब यहाँ से निकल के जाएंगे वो आप प्रैक्टिस में जाते हैं, सपोज ये आप ट्यूशन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति की इमेज बिल्कुल अलग होती है। बाहर बड़ी रेस्पेक्ट होती है ऐसे जज की, तुम्हें पढ़ा लिखाओ। क्या पढ़ा लिखा आती है तुम्हें? एडवोकेट भी जो है जिसकी नॉलेज अच्छी होगी उसके बाद काम अपने आप आएगा। आपको इंतजार नहीं करना, काम आपके पीछे भागेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत का तरीका यह है कि भाई आप अपना रेगुलर, आपकी चाहे आप जज हो गए, आप चाहे वकालत पे जाए, आपको स्टूडेंट ही रहना है जिंदगी में। और लेटेस्ट जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप डेली 1 घंटा कम से कम, मतलब इसको नियम बना लीजिए कि हमें 1 घंटा पढ़ना है, रूलिंग्स को पढ़ना है, हमें और पढ़ना है, हमें 1 घंटा पढ़ना है। हमें खूब याद है जब हमने नौकरी ज्वाइन की थी तो हम रात को 9 बजे से 10 बजे तक हमने टाइम हमारा 9 से 10 तक हमें पढ़ना है। और हम पायसली उसको करते थे, रूलिंग्स पढ़ते थे। आपके पास अगर जजमेंट दिखाने होगा तो वैसे भी आप फाइल पढ़ोगे, और अगर नहीं है तो आप मतलब रूलिंग्स पढ़िए। और मैंने एक डाइजेस्ट बनाने के लिए मैंने लेक्चर दिया था, पता नहीं 5th क्लास 5th ईयर के बच्चे थे या सभी लोग थे। आप लोग सोचते हैं कि अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरनेट का जमाना, हर चीज हमें मिल जाएगी इस पर। ऐसा नहीं है। देखिए इंटरनेट ठीक है और टाइमिंग फाइंड आउट करने की जरूरी है, लेकिन याद रखने के लिए यह जरूरी है कि आप उस रूलिंग को किसी कागज पर नोट करें। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो आपके पास वो रूलिंग नोटेड रहती है, ये है, और दूसरा आप जब लिखेंगे उसको तो आपको याद हो जाएगा, आपको जस्ट याद रहेगा कि हमने ऐसी रूलिंग पढ़ी है, इस पॉइंट पर ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट या दूसरे हाई कोर्ट का आया। तो मैं डाइजेस्ट वाली बात किसी और दिन बताऊंगा आपको कि डाइजेस्ट को कैसे बनाना है। और आप बिल्कुल इस भरोसा कर रही है कि हम इंटरनेट के सहारे से सब काम निकाल ले जाएंगे। आपको डाइजेस्ट चाहिए ही चाहिए आराम से, और उसको इस तरह से बनाना है, आपको सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे आप उसको कि भाई जितने एक्ट्स हैं, मान लीजिए एडवोकेट्स एक्ट है, आपने एडवोकेट एक्ट लिख करके उसको 1 पेज अलॉट कर दिया, लूज शीट में बनता है, लूज में तो रजिस्टर में बनाएंगे, रजिस्टर में 1 पेज आपने नोट किया, भर गया, आप क्या करोगे? दूसरा रजिस्टर बनाओ। लूज शीट पर क्या होगा, आपने पेज नंबर 1 नोट किया, भर गया, आपने 1.1 दूसरा लगा दिया, 1.3 तीसरा लगा दिया, तो चलता रहता। तो उसमें आप एक्ट लिख लीजिए, आर्म्स एक्ट, एडवोकेट एक्ट, समझ रहे? 20 है जिनमें 20 के लिख लीजिए। सीपीसी बहुत बड़ी है तो सीपीसी को डिवाइड कर लीजिए अलग अलग सेक्शन में। तो रेजुडिकेट एक्ट आप एक अलग पेज अलॉट कर दिए, रेजुडिकेट पेज 1 या लाइन नंबर 11 डाल दिए। कॉज ऑफ एक्शन लीगल रिप्रेजेंटेटिव नीचे पेज अलॉट करिए उनको और उसमें लिखिए उसके आगे, और उस पर जो रूलिंग है उस रूलिंग को लिखिए, उसके आगे लिखिए अगले कॉलम में पेज नंबर 5। हमें अपने डाइजेस्ट में पेज नंबर 11 पर मिलेगी ये रूलिंग। अभी से इसको शुरू करिए। मैं आपको दे दूंगा
बच्चों को सेपरेट करा दीजिए आप लोग 15 क्लास में कि हाउ टू मेक द डाइजेस्ट, उससे फिर आपको बहुत लाभ मिलेगा। देखिए अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जो अगला चार्ट है ना, ये मैंने इसलिए बनवाया है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जिले में इन अदालतों के अलावा और कौन कौन सी अदालतें, और ये जो 4 अदालतें शुरू में लिखी हैं ये सब डिस्ट्रिक्ट रैंक की है। यानी हाई कोर्ट की मर्जी है कि चाहे जिस व्यक्ति को, चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट को, जिस कोर्ट में चाहे वो इसमें पोस्ट कर सकती है। तो ये जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल है, इसमें जो मोटर एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, आपने देखा ट्रक मार के चला गया, मर गया आदमी, घायल हो गया, पैर की हड्डी टूट गई, तो वो जितने भी मुकदमे पहले तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चला करते थे, लेकिन अब उन्होंने एक कोर्ट बना दी कि पूरे जिले में एक कोर्ट होगी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल कहलाता है। और उसमें जो ऑफिसर होता है, जो उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल। दूसरा प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट का क्रिएशन कौन से एक्ट से हुआ है? फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। इसमें फैमिली कोर्ट्स क्रिएट हुई है और इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो फैमिली मैटर जितने भी हैं आपके, डाइवोर्स का हुआ, जुडिशियल सेपरेशन का हुआ, मेंटेनेंस का हुआ। मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे एक्ट, मेंटेनेंस आप देखिए 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है। हस्बैंड ने निकाल दिया, अब वो मायके पड़ी हुई है, तो अब क्या करें, मेंटेनेंस कहाँ से है? तो 125 का सबरी प्रोसीजर है, उसमें एप्लीकेशन दी, साहब मुझे निकाल दिया और मेरे पास खाने को नहीं है और मुझे खर्चा दिलाया, तो वो केस आपके फैमिली कोर्ट में जाएगा। अब इसमें देखिए ये जुडिक्शन जो पड़ता रहा, क्योंकि जो बता रहा था मैं आपको, पहले आप देखिए कि वो 125 CRPC में केवल 500 मुकदमे तक का मेंटेनेंस दिलाया जा सकता था, उसकी लिमिट थी कि मैजिस्ट्रेट अगर उसका मेंटेनेंस दिला रहा है तो इट विल नॉट एक्सीड 500। बाद में ये महसूस कर गया 500 रुपये। फिर यूपी गवर्नमेंट ने उसका एक अमेंडमेंट किया। अब एक बात आपको यही बता दें कि ये फैमिली कोर्ट्स एक्ट सेंट्रल एक्ट है। ये देखिए सेंट्रल एक्ट होते हैं और स्टेट एक्ट होते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, संसद पारित करती है, वो सेंट्रल एक्ट होते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है वो स्टेट एक्ट होते हैं। बहुत से हमारे स्टेट में तो अगर सेंट्रल एक्ट है, मान लीजिए उसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट को अमेंड करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन उसके लिए वो संशोधन जो है वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाएगा। प्रेसिडेंट जब कहेंगे हाँ भाई अलाउड, हम कंसेंट देते हैं, तब फिर वो स्टेट में लागू होगा। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवरराइड नहीं कर सकते। बट विद द कंसेंट और असेंट बोलते हैं, विद द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट द अमेंडमेंट मे बी मेड इन ए सेंट्रल एक्ट। तो यूपी गवर्नमेंट ने 125 के मुकदमे में जो मेंटेनेंस था उसकी धनराशि बढ़ा करके 5,000 कर दी, 5,000। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर देखा गया कि 5,000 तो मतलब एक स्टेट में कर दिया और जगह पर 500 चल रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया 125 में और ये कह दिया कि अब इसमें अनलिमिटेड है। अब उसको जज को राइट है कि वो एज पर द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड जितनी धनराशि ठीक समझता है उतना वो उसको अलाउ कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मेंटेनेंस का फैमिली कोड का जो होता है।
बाकी फैमिली अब आप देखें मेंटेनेंस का बता रहा था, एक तो आपका 125 सीआरपीसी हो गया जिसमें आप मेंटेनेंस मांगते हैं। एक हो गया हिंदू मैरिज एक्ट, अब आपने डाइवोर्स का सूट फाइल किया, मुकदमा लड़ने के लिए पैसा ही नहीं,